अगर मैं कहूँ कि मैं बीजेपी के विचार का मिशनरी हूँ तो मुझे लगता है दैट विल बी एप्रोप्रिएट वर्ड, मेरे लिए वो उपयुक्त शब्द होगा कि मैं बीजेपी के विचार का मिशनरी हूँ। पार्टी के अंदर सुनी जाती है आपकी, कभी कोई बात रखते हैं तो? ऐसा है कि एक हमारे लोगों का चरित्र ऐसा है, जो कुर्सी पे बैठ जाता है उसे लगता है सब कुछ मुझे ही पता है। वाजपेयी जी के साथ भी आपने काम किया, लंबे समय तक आप उनके बहुत नजदीक रहे हैं। वो हमारे साथ ये थे, गांव है मेला हीरानगर में जी। जो गिरधरलाल डोगरा जी का घर है, गांव है। तो किसी पब्लिक मीटिंग में गए तो मुझे रास्ते अच्छा कैसा जाना है, मतलब गरीब पार्टी थी, हालात ऐसे थे कि वो गली जो थी वो पत्थरों वाली गली थी, पक्की रोड नहीं थी। तो पहले जीप में बिठाया गया उनको, जीप में जंप लगने लगे पत्थरों के ऊपर से, नीचे उतर गए तो नीचे सांप देखा, ठंडी का इलाका, खतरनाक सांप है वहाँ के। तो ऐसे चलते उतरते गए तो मुझे कहने लगे इस गांव का नाम क्या है जहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मेला। तो डोगरी में क्या कहेंगे, यहाँ पहुँचना मैं इतने पूछना। अब उन दिमाग में सोचते रहे, वहाँ जैसे पहुँचे तो उन्हें स्पीच की, ग्रां का नाम मेला, इतने पूछना बड़ा चमेला। अच्छा, बीजेपी को आज आप कैसे देखते हैं? नाम तो वही है लेकिन काम करने का तरीका बहुत बदला है। आपने 2024 में आजाद उम्मीदवार के तौर पे जम्मू ईस्ट से फॉर्म भर दिया था, क्या कारण था? हमें लगा कि कुछ निर्णय जम्मू कश्मीर की परिस्थिति को देखते हुए, आने वाली जो चैलेंजेस को देखते हुए वैसे नहीं हुए जितनी रिक्वायरमेंट थी। सारे राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में 11 साल से सरकार है, कैसा महसूस होता है? हमारे विचार का, हमारा जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आम आदमी आज हमारे साथ है। कमललाल गुप्ता जी का जम्मू के लिए कितना योगदान मानते हैं आप? चाहे वो डोगरी को 8वें शेड्यूल में लाना हो। जिस दिन पार्लियामेंट के सेशन में 3 भाषाओं का नाम आना था जिनको 8 शेड्यूल में लाना था, तो मैं दिल्ली में ही था, चमनलाल जी के घर में ही था मैं। शाम को जो एजेंडा आया पार्लियामेंट का उसमें 2 ही भाषाएं थी, कोंकणी और नेपाली, डोगरी का नाम नहीं था। कौन क्या शरारत करके कोई पता नहीं। चमनलाल जी बड़े निराश हो गए, हम भी बड़े निराश हो गए। मैंने चलो अटल जी के घर चलते हैं। कहते अब क्या हो सकता है, चलो चले अटल जी के घर, जैसे थे चले गए। अटल जी बात वो भी परेशान थे, कहते मैंने ये क्यों नहीं आया डोगरी में, चमनलाल जी डोगरी क्यों नहीं आई एजेंडा में? इन्होंने कहा जी हम सब लोगों से कमिटमेंट की, सब लोग यहाँ ठहरे हुए हैं दिल्ली में। जो राइटर ग्रुप था, गुरचैन सिंह जी भी थे और भी लोग थे, कश्मीर सिंह जी थे, दिल्ली ठहरे हुए हैं, तो कल नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। तो उन्होंने एकदम 2-3 फ़ोन किए, मुझे समझ नहीं कहाँ किए फ़ोन उन्होंने, लेकिन फिर कहा कि अडवाणी जी को मिलो। वहाँ से अडवाणी जी के घर चले गए। तब हमारे साथ सुषमा जी भी चली, उनको घर से फ़ोन करके बुला लिया। और मदनलाल खोनान जी थे स्वर्गीय, वो भी थे हमारे साथ। अडवाणी जी भी परेशान हो गए। अडवाणी जी ने कहा कि आप लोगों ने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है शेड्यूल में डोगरी लाने को, कहाँ लिखा है? कहता आपने सलाह नहीं की, लिख दिया। मैं जो भी आप करना तो है। फिर मुझे ध्यान में आया कहाँ फ़ोन है। फिर मैं चमनलाल जी दोनों पार्लियामेंट में चले गए, मुझे तो बाहर बिठाया। ठीक, चमनलाल जी अंदर गए, आधे घंटे वापस आए, कहते हैं एजेंडा दोबारा निकल रहा है। रातों रात एजेंडा निकला, डोगरी उसमें शामिल की गई और दूसरे डोगरी इस शेड्यूल में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में क्या खास बातें आप देखते हैं कि जो नरेंद्र मोदी द मोदी बन गए? दिल्ली में कई बैठकें होती थी तो ये ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं करते थे और विचारों में खोए रहते थे। तब हमें लगता था कि ये पता नहीं किस प्रकार के हैं, बात ही नहीं करते किसी से। आज मुझे महसूस होता है कि तब वो पढ़ रहे थे देश को और देश के लोगों को, उनकी समस्या को पढ़ रहे थे और पर मनन कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में आज आप बीजेपी को कैसे देखते हैं? एक प्रकार के हम हमले में हैं, तो हमारे कार्यकर्ता को एक सिपाही जैसे मोर्चे में होता है, 24 घंटे इतना अलर्ट, इतना तैयार रहना चाहिए कि हमला कहाँ से हो रहा है। क्या एज ए अपोजिशन पार्टी सही रोल निभा पा रही है? अभी 1 ही साल हुआ है और इतनी जल्दी इस पर राय बनाना मुझे लगता है थोड़ा समय और चाहिए। जो विधायक अभी चुन के आए हैं उनमें शायद अभी उनको बहुत सीखना है, उस तरह से नहीं कर पा रहे। आप ठीक कह रहे हैं, अभी सीखना है, उनको सीखना चाहिए। आज हम 2025 में देख रहे हैं कि संतोष ट्रॉफी एक फुटबॉल टीम बनती है, सभी खिलाड़ी कश्मीर से चयनित हो रहे हैं। जी बिल्कुल चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एंटी डोगरा, एंटी हिंदू एटीट्यूड तो रहा ही है। बीजेपी में वो विचार जो आपके समय में थे वो कम होते जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को वो लाइन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। डेडिकेशन, संपर्क, व्यवहार कुशलता, वही तो हमारी पूंजी है। लोग हमारे साथ इसीलिए जुड़ते थे, हमारी शक्ल देख के नहीं आते थे लोग। कहीं ना कहीं बाहर के लोगों की ज्यादा एक्सेप्टेंस होना भी क्या पार्टी के लिए खतरनाक नहीं है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। बीजेपी ने आपको लगता है कि जो आपकी वर्थ थी, जितना आपने बीजेपी को दिया, वापस वो मिला? ये व्यापार तो नहीं था ना कि 5 विधायक नॉमिनेट होने हैं, आपको लगता है उसमें आपका नाम रखा जा सकता है? और ये जो 5 नॉमिनेट होने हैं इसमें
कैटेगरीज है, उसमें मैं नहीं फॉल करता। जी राज्यसभा का हो सकता था, होना चाहिए था, क्योंकि मैं स्पष्ट करूंगा कि पिछली बार मैं राज्यसभा के चुनाव में एक गुलाम वोट नबी आजाद से हारे थे हाँ, आप। हाँ और हारा इसलिए कि हमारे एमएलए कम थे। बिल्कुल। बदलते दौर के साथ बहुत कुछ बदल रहा है, मगर अब इंटरनेट के जमाने में बहुत कुछ बहुत जल्दी बदल रहा है। सियासत भी बदली और जम्मू कश्मीर भी, मगर कुछ जम्मू कश्मीर की ऐसी सियासी शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने आप को जनता के लिए नहीं बदला, आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं, आज भी ईमानदारी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी वैसी है जैसी आज से 40-50 साल पहले थी। कई ऐसी शख्सियतों के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कईयों से मिलते भी होंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी ही पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा। शर्मा साहब करीबन 55 साल से आरएसएस से होते हुए बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। कई बड़ी पर्सनैलिटीज के साथ काम किया पार्टी के लिए, कई बार जेल भी गए, कई बार लाठी चार्ज भी सहे, कई बार नीचे गिरे, कई बार ऊपर उठे, मगर आज भी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। हाँ, कई नाराजगियां होती हैं, कई बार नाराजगियां भी हुई और कई बार फिर खत्म भी हुई, मगर आज सियासत जिस तरह बदल रही है, बीजेपी भी एक विधायक से 29 विधायकों तक पहुंच चुकी है। आज जम्मू कश्मीर में मेजर ऑपोजिशन पार्टी है और भारत में पिछले 11 सालों से लगातार सरकार चल रही है, और सरकार भी ऐसी कि जिसे कहा जाता है कि नए भारत का एक शुरुआत हुई है, और आज भारत का वर्चस्व जो है पूरे विश्व में बढ़ा है। मगर ऐसे में एक वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी शुरुआत बहुत ही बाल अवस्था में की थी और आज जब वृद्धावस्था भी आ गई है तो वैसे ही चल रहे हैं, तो चंद्रमोहन शर्मा जी से बात करें। शर्मा साहब, बहुत धन्यवाद सबसे पहले हमें समय देने के लिए। और आपके साथ ये चर्चा जो है एक सियासी चर्चा नहीं होगी, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में और बीजेपी के साथ चलते चलते आपकी पर्सनैलिटी। सबसे पहला मेरा सटीक सवाल कि बीजेपी को आज आप कैसे देखते हैं? नाम तो वही है, लेकिन काम करने का तरीका बहुत बदला है। इंटरनेट का ज़माना है। कभी हम घर घर जाके लोगों से संपर्क करते थे, आज मोबाइल से करते हैं। अब वक्त के मुताबिक बदलना पड़ता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कहीं हमारी वैल्यूज़ ना बदल जाएं, हमारे मूल्य ना बदल जाएं। मेरे जैसे लोगों का प्रयास है कि वो जो हमारा कल्चर था, हमारे जो मूल्य थे, वो मेंटेन रहें, क्योंकि आज भी समाज उनकी कदर करता है। मोदी जी को देश के लोग इसलिए पसंद करते हैं कि मोदी जी के ऊपर करप्शन की उंगली नहीं कोई उठा सकता जी। तो ये जो करैक्टर था हमारा, इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और बड़े कोई हमें निराशा नहीं हो रही है। ठीक चल रहा है, प्रयास हमारा चल रहा है। लेकिन जैसे समाज की हवाएं हैं, तो बड़ी बात नहीं कि कोई हवा हमारे उधर भी चल जाए, लेकिन फिर भी हमारे जैसे लोगों का प्रयास रहेगा कि वो जो हमारी शक्ल थी, हमारी पहचान थी, ईमानदारी, देशभक्ति, डेडिकेशन, वो बनी रहनी चाहिए। बीजेपी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कभी इतने पुराने कार्यकर्ता आप पार्टी के हैं, ये सुनने में अच्छा लगता है कि उस पार्टी के साथ जिसके साथ आप जुड़े, जिसे कभी लोग अछूत सा मानते थे, लोग ज्वाइन भी नहीं करते थे, आज वो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारत में तो क्या कहने, कई सारे राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में 11 साल से सरकार है। कैसा महसूस होता है? नहीं, वैसे तो अच्छा लगता है कि हमारा विचार जो था, राष्ट्रवाद का विचार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वो दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, देश में एक्सेप्ट हो रहा है। वो भी समय था जब हमारी बात सुनते नहीं थे लोग। मुझे स्मरण है कि जब टीकालाल टपलू जी हमारे एक नेता थे, उनकी मिलिटेंट्स ने किलिंग कर दी श्रीनगर के अंदर। मैं जम्मू बंद करवा रहा था, यंग था उस वक्त जी, और मुझे 2-3 बाजारों में इतना लोगों ने पिटाई की, मारा, बंद नहीं कर रहे थे। आज पहचान है हमारी, बात कहते हैं तो बात सुनते हैं लोग, आम लोग बात सुनते हैं। तब की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे विचार का, हमारा जो पॉलिटिकल करैक्टर है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आम आदमी आज हमारे साथ है। ये सारा जो बदलाव आया, ये समय के साथ बदलाव आया, या आपको लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर है? मोदी जी ने एक मतलब आंधी की तरह जो है बीजेपी को बदल दिया और दुनिया के सामने खड़ा कर दिया कि ये हमारी पार्टी है। दोनों बातें हैं। मोदी जी अपने परिवार से जब निकले तो तब ऐसे विचारों की उनकी कम्युनिटी थी कि नहीं थी, मैं कह नहीं सकता कि परिवारों में भारत में ऐसा माहौल नहीं है, नहीं। लेकिन ये जो उन्होंने सीखा वो संघ से सीखा, जनसंघ से सीखा।
कमिटमेंट जो थी वो उनके अपने कैरेक्टर की भी थी और उनकी ट्रेनिंग की भी थी। तो बूस्ट जो मिला है वो मोदी जी को मिला है, मोदी जी के आने के बाद मिला है। लेकिन मोदी जी कैसे बने, वो तो हमारी विचारधारा की जो ट्रेनिंग थी उसके बीच से बने। तो मोदी जी को लोगों ने पसंद किया, मोदी जी के विचार को, मोदी जी के दृष्टिकोण को, मोदी जी की राजनीति को लोगों ने पसंद किया, और राजनीति तो स्कूल से निकली है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे आरएसएस से नेता बीजेपी में आते हैं और वहां से पूरा ट्रेंड होकर आते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में क्या खास बातें आप देखते हैं कि जो नरेंद्र मोदी द मोदी बन गए? एक तरीका ये है कि आप किसी विचार से जुड़ गए और फिर आप चले विश्वास करके पीछे पीछे पीछे। एक ही तरीका ये है कि सोच के चले, विचार करके चले और अंडरस्टैंड करके चले कि रास्ते क्या है, हम कहीं गलत तो नहीं चल रहे। तो विचार करके चलना जो है वो मोदी जी की आदत है। जब ये जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे या उससे पहले जब ये महामंत्री थे गुजरात के, मैं जम्मू कश्मीर से महामंत्री था जी, तब भी दिल्ली में कई बैठकें होती थी तो ये ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं करते थे और विचारों में खोए रहते थे। तब हमें लगता था कि ये पता नहीं किस प्रकार के हैं, बात ही नहीं करते किसी से। आज मुझे महसूस होता है कि तब वो पढ़ रहे थे देश को और देश के लोगों को, उनकी समस्याओं को पढ़ रहे थे, उन पर मनन कर रहे थे। आज उन सब चीज़ों का प्रकटीकरण हो रहा है जब वो स्कीम्स लेके आते हैं, गरीब कल्याण योजनाओं की स्कीमें लेके आते हैं। तो ये उनके वो तब के अनुभव, तब की जो स्टडी थी उनकी, वो प्रकट होकर आ रही है। मतलब दूरदर्शिता दिखती है कहीं ना कहीं कि जो दूरदर्शिता थी वो आज मतलब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, उस हिसाब से प्लानिंग करना। हाँ, अनुभव करके, समाज में रह के अनुभव करके क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहा है, तो उसका हल क्या है, हल ढूंढते थे। और आज समय मिला है, भगवान की कृपा हुई है कि वो हल करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर बात टेक्निकली मोदी जी को ही पता है, उन्हें टीम भी इस ढंग से चुनी हुई है अपनी। हालांकि मैं सारी टीम को जानता नहीं हूँ, जो बड़े अच्छे सुलझे हुए और एनालिटिक विचार देते हैं, तो उसका बड़ा लाभ हो रहा है। चंद्रमोहन जी, आप बहुत लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हो, मतलब अगर मैं सही हूं तो मुझे लगता है शायद आप 12-15 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। जी जी। और उसके बाद फिर पार्टी से भी बहुत युवा अवस्था में जी जी। कई पदों पर आप रहे। जम्मू कश्मीर में आज आप बीजेपी को कैसे देखते हैं? मैं पुराना हूँ, पार्टी के अंदर सीनियर हूँ, तो मुझे बीजेपी की आवश्यकता जो है यहाँ पे वो लगती है। जैसे सीआरपी, बीएसएफ, आर्मी फोर्सेस मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ रही हैं, मिलिटेंसी के खिलाफ जो सिविल रेजिस्टेंस है, विचारों का जो हम उसको रोक कर सकते हैं, उसके लिए बीजेपी का भी उतना होना ज़रूरी है। मगर बीजेपी को उतना बन के रहना पड़ेगा। बीच में जो इधर उधर की आंधियाँ चलती हैं, तूफान चलते हैं, विचारधाराएं चलती हैं, कई कई प्रकार के प्रलोभन भी आते हैं, उससे बच के, और जैसे सीआरपी का सिपाही होता है मोर्चे में, ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता रहना पड़ेगा। क्योंकि देश विरोधी ताकतें, अलगाववादी ताकतें, पूरी दुनिया का फोकस जो है जम्मू कश्मीर पे है कि कैसे यहाँ भारत कमज़ोर हो। तो एक प्रकार के हम हमले में हैं। तो हमारे कार्यकर्ता को एक सिपाही जैसे मोर्चे में होता है, 24 घंटे इतना अलर्ट, इतना तैयार रहना चाहिए कि हमला कहाँ से हो रहा है, वैचारिक और फिजिकल, हर ढंग से मुकाबला। बीजेपी मेन ऑपोजिशन पार्टी है जम्मू कश्मीर में और कोई छोटी ऑपोजिशन पार्टी नहीं, 29 विधायकों के साथ है। क्या एज ए ऑपोजिशन पार्टी सही रोल निभा पा रही है आपकी पार्टी? प्रयास तो है, परंतु अभी 1 ही साल हुआ है और इतनी जल्दी इस पर राय बनाना मुझे लगता है थोड़ा समय और चाहिए। अभी वक्त आएगा। आपको लगता नहीं है जितने परिपक्व बीजेपी के नेता हुआ करते थे, थॉर और डेप्थ अंडरस्टैंडिंग वाले, जो विधायक अभी चुन के आए हैं उनमें शायद अभी उनको बहुत सीखना है, उस तरह से नहीं कर पा रहे? आप ठीक कह रहे हैं, अभी सीखना है, उनको सीखना चाहिए। और क्या है, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, हम पार्टी के अंदर उन लोगों को याद नहीं करते जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। मास्टर ध्यान सिंह जी थे, एमएलए रहे सांबा से, जब मृत्यु हुई तो 55 रुपये उनके पास टोटल थे। रामनाथ उल्कोत्रा थे स्वर्गीय, जम्मू से एमएलए रहे 2-3 बार, एडवोकेट थे, इतने ऊंचे, इतने श्रेष्ठ विचारों वाले और कानून जानते थे। तो चमन लाल जी थे, वैद्य विष्णु जी थे, ठाकुर बलदेव सिंह जी थे। तो उनके जीवन को हमने स्टडी करना चाहिए। आज वो स्थिति नहीं है। ये जो नया युग आया इंटरनेट युग का, तो हम बड़ी सारी चीज़ें हम नेट से सीखने की कोशिश करते हैं, व्हाट्सएप से सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इतने अच्छे आदर्श हैं कि किस मौके पर हमारे नेताओं ने क्या कदम उठाए, किस दिशा में गए, ये सीखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आज सब लोग कहते हैं कि आज ज़रूरत है चमन लाल जी की, आज ज़रूरत है लाला रामनाथ जी की, आज ज़रूरत है हमें ठाकुर बलदेव सिंह जी की। वो तो नहीं आएंगे ना।
हमें ही बनना पड़ेगा ना। उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाला चाहिए कोई। उनका तरीका, तौर तरीका कि घर में कोई आया तो अनसुना, ऐसा हो ही नहीं सकता हम उसको सुने ना, अटेंड ना करें। ये पंडित प्रेमानंद डोगरा की जी के बारे में मशहूर था कि उनकी कोठी में जो आया तो वो अनसुना नहीं गया, हर गर्जमंद की बात सुनी गई। और पंडित प्रेमानंद डोगरा जी छड़ी उठा के एकदम चल पड़ते थे काम करने। हालांकि शहर छोटा था, पैदल जाया जा सकता था, आज परिस्थिति नहीं है, परंतु भावना, स्पिरिट, डेडिकेशन हमारी वैसी ही होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी बहुत ज्यादा फैलती तो जा रही है, मगर बीजेपी में वो विचार जो आपके समय में थे वो कम होते जा रहे हैं। विचारों को बाहर जाना बड़ा, विचारों से बाहर जाना कठिन है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, बार बार विचारों पर जोर दिया जाता है, परंतु व्यवहार जो है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। मैं सबसे सीनियर, सबसे पुराना हूँ इस वक्त, जो एक्टिव फंक्शनरी पार्टी के फ्रंट लाइन है, तो मैं कह भी सकता हूँ कि कार्यकर्ताओं को वो लाइन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। डेडिकेशन, संपर्क, व्यवहार, कुशलता, वही तो हमारी पूंजी है। लोग हमारे साथ इसीलिए जुड़ते थे, हमारी शक्ल देख के नहीं आते थे लोग, हमारे व्यवहार से लोग आते थे, तो वो चीज़ कहीं कमी ना पाए। चंद्रमोहन जी, जो बाहर से बीजेपी में लोग आए, एक बात के लिए तो बीजेपी मानती है बहुत अच्छा है कि लोग बाकी पार्टियां छोड़ के बीजेपी में आते जा रहे हैं, बीजेपी बढ़ती जा रही है, मगर कहीं ना कहीं बाहर के लोगों की ज्यादा एक्सेप्टेंस होना भी क्या पार्टी के लिए खतरनाक नहीं है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। जो लोग आ रहे हैं पार्टी के अंदर वो तो बीजेपी के विचार को स्वीकार करके, बीजेपी के पॉलिटिकल कल्चर को स्वीकार करके आ रहे हैं। आएंगे, गेट दरवाजे खुले रखे हैं अपने पार्टी के अंदर। ये पार्टी के जो पुराने लोग हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उनको भी उसी लाइन में ले जाएं, ना कि हम उसी लाइन में चल पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं जब उनको एक्सेप्ट किया जाता है, दोनों हाथों से स्वागत किया जाता है, और जो पार्टी का एक वो कार्यकर्ता आप जैसा जो पुराने से बैठे हैं, कहीं उसको ये लगता है कि मेरा हक आज ये लोग ले रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं? राजनीति में वक्त के मुताबिक सूटेबिलिटी देखी जाती है, तो सूटेबिलिटी देखते देखते हमारा विचारधारा डाइल्यूट ना हो जाए, कमिटमेंट डाइल्यूट ना हो जाए, दोनों बातों का ख्याल रखना चाहिए। जो हमारे मैनेजमेंट है पार्टी की, लीडरशिप को देखना पड़ेगा कि लोगों को साथ लें, लेकिन जिस बात के लिए हम निकले थे, जिस बात के लिए लोग हमें स्वीकार करते हैं, जिस हमारे करैक्टर के कारण लोग हमें गले से लगाते हैं, वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। चंद्रमोहन शर्मा अपने आप को क्या मानते हैं? बीजेपी का एक कार्यकर्ता, एक बड़ा नेता, एक स्टेट्समैन, एक सोशल एक्टिविस्ट, क्या मानते हैं? कार्यकर्ता तो है ही है ना, कार्यकर्ता है ही है। उसके अलावा एक लीडर वर्ड जो है ना चल पड़ा, नेता, ये बड़ा गलत शब्द चल पड़ा। हर कोई नेता नहीं होता है। हम आजकल उनको नेता मानते हैं जो पब्लिक के कहने पर चलते हैं। नेता तो वो होता है जो पब्लिक को अपने पर चलाए, अपने पीछे चलाए। और दूसरा मैं मजाक में कहता हूँ कि आज कार्यकर्ता है ही नहीं, जो है नेता है। कोई कल आया वो भी अपने को सीनियर लिखता है, जो आज है वो भी सीनियर लिखता है। तो अब ये नेता की कोई डेफिनेशन है नहीं, और मुझे अब लगता है मैं अपने आप को नेता कहना बंद ही कर दूँ। जिस प्रकार नेता अब कई बार नेगेटिव लाइन में भी लोग लेते हैं, अब किसी में जाके मैं नेता हूँ जी, तो लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नेता का छवि इतनी बिगड़ गई है। तो मैं, अगर मैं कहूँ कि मैं बीजेपी के विचार का मिशनरी हूँ, तो मुझे लिए दैट विल बी एप्रोप्रिएट वर्ड, मेरे लिए वो उपयुक्त शब्द होगा कि मैं बीजेपी के विचार का मिशनरी हूँ। मेरे कैपिटल विचार से है। मैं एक दो बार ऐसे अवसर आया कि पार्टी के कई निर्णयों से मैं नाराज भी हुआ जी, लेकिन मैंने पार्टी के विचार को नहीं छोड़ा। नाराजगियाँ हुई, मैं या मुझे इस बात का फख्र तो नहीं है, पर फिर मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो हमारी विरोधी पार्टियाँ हैं, उनके पास जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोई ब्राह्मण लीडर नहीं था। आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा? बिल्कुल। और कई प्रकार के उन्होंने प्रलोभन भी दिए होंगे, और तब वो सरकारों में थी, और वो कहीं भी 150। कितनी बार चंद्रमोहन जी आपको ऑफर आए दूसरी बड़ी पार्टियों से? नाम लिए बिना बता सकते हैं? बड़ी बार आए, बड़ी बार बड़ी पोजीशनों के लिए। पहली बार, अब पता नहीं वो मुझे नाम लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, पहली बार लोकसभा के लिए मेरा यहाँ से हमारे कार्यकर्ता नाम भेजा। 12,500 कार्यकर्ता हमारे अखनूर के स्कूल के अंदर एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक आवाज में सब नाम। कौन से ईयर की बात होगी? 96 जी, जब वाजपेयी जी ने सरकार बनाई। हाँ, तो वो नहीं हो पाया, पार्टी ने कुछ और निर्णय किया। मैं दिल्ली में था 11 शुरू में, मुझे एक फ़ोन आया एक दूसरी पार्टी के बड़े नेता का। मैं उसको कभी नहीं मिला था ना, मैंने सुना था। तो फ़ोन आया तो कहना कि आपकी पार्टी ने आपके साथ धोखा कर दिया। मैंने एकदम उसको कोई जवाब नहीं दिया।
वो कहता है कि अगर आप हमारे साथ आ जाएं तो आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। राइट। तो मैं उनसे पूछूंगा, नाम नहीं लूंगा, अगर अभी मुझे मिला पूछूंगा तो मैं नाम भी बताऊंगा। ठीक। तो आप फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, तो आप आ जाइए। मैं ये नहीं कह रहा, कमिटमेंट नहीं कर रहा कि मैं बड़े ओहदे पर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए हमारे पास बड़ा स्कोप है। तो मैंने एकदम जवाब दिया कि मैं बीजेपी में ओहदे के लिए नहीं आया हुआ, मेरी कमिटमेंट है, मेरे विचार हैं, मेरे पिताजी इस पार्टी में रहे हैं, मेरे पंडित बिना डोगरा जी हमारे नाना जी थे। अच्छा। हम बाई ब्लड जुड़े हुए हैं, तो हम सोच नहीं सकते कि दूसरी पार्टी में जाने का। ऐसे कई कई मौके आए हैं। तो जब वाजपेयी जी की मृत्यु हुई उन दिनों भी एक बड़े सीनियर लीडर दूसरी पार्टी आए थे। अब छोड़िए, वाजपेयी तो रहे नहीं, अब इसका पार्टी का फ्यूचर खत्म है, अब हमारे साथ आ जाइए। तो चलो, अब ये बातें ऐसी हैं, ये राजनीति में करनी नहीं चाहिए, वो तो ऑफर आती है, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा रही, मैं कभी कमजोर नहीं पड़ा, मैं अपने स्थान से डगमगाया। बीजेपी ने आपको लगता है कि जो आपकी वर्थ थी, जितना आपने बीजेपी को दिया, वापस वो मिला? ये व्यापार तो नहीं था ना। नहीं, ये समर्थन था। मैं चाहे, आपने बहुत सही बात कही, व्यापार नहीं था, समर्थन का, इसलिए मैं भी समर्पण था। मगर इसलिए मैं भी बात ये कर रहा हूं कि ओहदे नहीं, इज्जत मान प्रतिष्ठा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इज्जत मान प्रतिष्ठा नहीं मिली हो। अभी भी पता नहीं ये बात करने वाले की, अब मैं सेक्रेटरी जाता हूँ तो किसी कमिश्नर सेक्रेटरी को मैं सिंपल अपने नाम की स्लिप भेजता हूँ, तो मुझे पूरी रिकग्निशन मिलती है। कभी मैं बहुत कम स्टेटमेंट देता हूँ अखबार में, तो मुझे मेरे स्टेटमेंट के साथ लिखा जाता है बीजेपी ने ऐसा कहा। जो बीजेपी के ऑफिस स्पोक्समैन है वो उनके नाम से खबर छपती है, मेरी बीजेपी के नाम से खबर छपती है। तो इसलिए मुझे बड़ा संतोष है इस बात का कि मुझे बीजेपी समझा जाता है। सरकारी दफ्तर में कभी जाता हूँ, कम जाता हूँ, फिर भी जाता हूँ, तो मुझे सम्मान एज बीजेपी नेता के नाते समाज में भी सम्मान। पार्टी के अंदर सुनी जाती है आपकी, कभी कोई बात रखते हैं तो? ऐसा है कि एक हमारे लोगों का चरित्र ऐसा है, जो कुर्सी पे बैठ जाता है उसे लगता है सब कुछ मुझे ही पता है। आप ट्रैफिक पुलिस के अफसरों को जाके कहेंगे कि जम्मू की शहर की ट्रैफिक ऐसे कर दो, कहेंगे वी आर एक्सपर्ट, यू आर नॉट एक्सपर्ट। तो फिर हम भी कम ही बोलते हैं। अगर कोई पूछे, कभी कभी पूछते हैं इसमें कैसा करना है, कैसा करना है, तो हम बता देते हैं, बिना पूछे नहीं बताते। आपने 2024 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जम्मू ईस्ट से फॉर्म भर दिया था, क्या कारण था? गुस्सा था कि पार्टी ने टिकट नहीं दी, या आपको लगता था आप डिजर्व करते हैं और पार्टी आपको दरकिनार कर रही है? और फिर उसके बाद आप पार्टी के कुछ नेता आपके घर पहुंचे और आप मान भी गए। पार्टी के साथ तो कमिटमेंट हमारी है ही, और विचार से हम आगे पीछे नहीं हुए। मैंने जब फॉर्म भरा तो मैंने किस लिए फॉर्म भरा कि पैम्फलेट भी बनाया था। आप अगर देखेंगे वो पैम्फलेट 99% बीजेपी के पैम्फलेट से मिलता जुलता है। उस विचार से हम कभी आगे पीछे नहीं गए। लेकिन हमें लगा कि कुछ निर्णय जम्मू कश्मीर की परिस्थिति को देखते हुए, आने वाली जो चैलेंजेस को देखते हुए वैसे नहीं हुए जितनी रिक्वायरमेंट थी। अब बहुत से लोग ऐसे दुनिया में हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो अनसंग हीरो रहे। ज़रूरी नहीं है हर जगह हमें ही मौका मिले, लेकिन जिनको मिले उनके परिवार में तो अप टू मार्क होनी चाहिए ना, उसमें कमी लगती है। आप भी मुझे कहते कमी लगती है। तो फिर मुझे लगा कि जब मैं इतनी ट्रेनिंग की है, मैंने कर्नल पीर मोहम्मद खां साहब के साथ के समय ज्वाइन किया, ठाकुर बलदेव सिंह जी से सीखा, चमन लाल गुप्ता से सीखा, इनसे सीखा, तो वो क्या मेरे मन के साथ ही चला जाएगा सारा जो मैंने सीखा है? कहीं उपयोग नहीं होना चाहिए उसका? मैंने प्रयास किया था उसका जी। फिर जब उन्होंने कहा कि इससे अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो मुझे मिलने के लिए आए थे, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि पार्टी से गलतियाँ हुई हैं। अच्छा, माना उन्होंने कि पार्टी से गलतियाँ हुई? बिल्कुल माना, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है, पार्टी के साथ गलतियाँ हुई हैं और पार्टी ने दिल्ली में महसूस किया है। मेरे लिए बड़ी संतोष की बात थी कि भाई जो मैं सोचता था पार्टी ने सोचा है। तो बस उसके बाद मुझे नहीं लगा कि मैं खड़ा हो जाऊँ, पार्टी को डैमेज हो। कुछ आश्वासन दिया उन्होंने कि आगे आप पार्टी आपके लिए सोच रही है या कुछ आपके लिए करेंगे? उन्होंने आश्वासन दिया ना मैंने आश्वासन मांगा कोई उनसे। मगर चंद्रमोहन जी, वो खत्म हो गए चुनाव, बीजेपी 29 सीटें जीत गई, उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बना ली, आज बीजेपी मेजर ऑपोजिशन पार्टी है। उसके बाद चलो इस समय जम्मू कश्मीर में एमएलसीज तो है नहीं, एक समय आया कि 5 विधायक नॉमिनेट होने हैं, आपको लगता है उसमें आपका नाम रखा जा सकता है? और हाल ही में राज्यसभा के चुनाव हुए, पार्टी आपको उसमें भी मौका दे सकती थी। आपकी दोनों बात, एक बात तो ठीक है, ये जो 5 नॉमिनेट होने हैं इसमें कैटेगरीज है, उसमें नहीं फॉल करता जी। राज्यसभा का हो सकता था, होना चाहिए था, क्योंकि मैं स्पष्ट करूंगा कि पिछली बार मैं राज्यसभा के चुनाव में एक गुलाम नबी आजाद से हारे थे। हाँ, और हारा इसलिए कि हमारे एमएलए कम थे। बिल्कुल।
इसमें ये हार में मेरी कोई कमजोरी नहीं थी। वो एक एमएलए काम था, और जब वो लिस्ट आई थी उसमें मेरा नाम किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए था, वो भी चेंज हुआ है, वो भी बदला। और मैं जब पार्टी हाईकमांड से बात करता हूँ मेरा चेंज किया गया, तो मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा कि नहीं चेंज किया गया। चलो उस बात को छोड़ दें, पुरानी बात हो गई है। इस बार मैं पार्टी दिल्ली लीडरों को मिला था, मैंने कहा था कि मेरा मतलब आपने मुझे उस वक्त राज्यसभा में जाने के योग्य समझा, इस वक्त हमारी एक सीट तो आ सकती है, तो एक्सेप्ट तो उन्होंने किया कि हाँ आपका राइट बनता है। फिर बाद में क्या निर्णय किया मैं उसमें कुछ कह नहीं सकूंगा, मगर ये तो एक्सेप्ट किया था। ऑलरेडी प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि आपका राइट बनता है। अभी आप पार्टी में हालांकि मेंबर हैं, सीनियर मोस्ट मेंबर भी हैं पार्टी में, आपके पास डायरेक्ट ओहदा कोई नहीं है। नमामि गंगे को आप देख रहे हैं, आपका एक अपना तवी आंदोलन आप चलाते हैं, समाज में आप वैसे ही एक्टिव हैं। आप अपना अगला अभी फ्यूचर पार्टी में कैसे देखते हैं, बीजेपी में? मुझे पार्टी के लिए काम करना है, और अब मैं ये नहीं सोचता कि पार्टी कोई इस तरह की करेगी। जो पार्टी के जिम्मेवार लोग हैं या पार्टी के चुनिंदा लोग हैं, उनको जो सम्मान समाज में मिलता है मुझे उतना मिलता है, स्थान जितना मिलता है मुझे उतना मिलता है, तो मेरे लिए ठीक है। लोग मुझे पहचानते हैं कि बीजेपी का पुराना मैं फाउंडर मेंबर में से हूँ। 1980 में जब पार्टी बनी थी मैं दिल्ली में था, दिल्ली में था, फिर बाद में बॉम्बे में कन्वेंशन तो उसमें था, तो मैं फाउंडर मेंबर था। और लोगों को ये पता है कि भाई एमरजेंसी लगी तो फाइट करने वालों में मैं भी एक था। इंटरनेशनल सेंटर में 24 दिन रहा, स्पेशल जेल में रहा 18 महीने। तो ये जो मेरा सेक्रीफाइस कह लीजिए, इसको मैं उपलब्धि भी कहता हूँ, और लोगों में जब पता लगता है लोग मान सम्मान करते हैं कि भाई। और जम्मू के लिए जितने आंदोलन हुए, मैं एक बात के बता दूँ आपको, हमको जम्मू वालों को कुछ भी बिना सेक्रीफाइस के नहीं मिला है। तवी का पुल हो, जम्मू यूनिवर्सिटी हो, खैर ये मेरे से पुरानी बात है, पहले मेरे होते हुए मेडिकल कॉलेज, और ऐसे बहुत सी अचीवमेंट जो थी वो हमने लाठी खा के मारे खा के एग्रीकल्चर कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज हमने ये लिया हुआ है, तो बच गए। इसलिए साइंस कॉलेज के गेट के बाहर हमारा नाम नहीं है। एक हमारे साथी थे जो हमारे सीनियर थे जो मारे गए। तो अब जब सेक्रीफाइस की थी तो हम ये नहीं सोचते थे कि हमें कोई तगमा मिलेगा या लोग हमें सिर आंखों पे उठा लेंगे। अपनी तरफ से जो हमें लगा, हमारे जज्बात पर ठेस लगी, तो हमने किया, तो इस हिसाब से अभी आगे भी करेंगे। वाजपेयी जी के साथ भी आपने काम किया, लंबे समय तक आप उनके बहुत नजदीक रहे हैं, और मोदी जी को भी आपने नजदीक से देखा है। दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या क्या चीजें हैं जो इनकी पर्सनैलिटी को अलग करती हैं? वाजपेयी जी कवि थे। कवि जो है वो उनकी संवेदनशील होता है, बात को बड़े दिल पे लेते हैं। तो वो वाजपेयी जी में, तो मैं वाजपेयी के ज़्यादा नज़दीक रहा हूँ, तो वो मैं महसूस किया कि बड़े दिल के थे, बड़ी गहराई से चीज़ सोचते थे। बड़ी बात ये थी कि जम्मू की चिंता उनके दिमाग में बड़ी रहती थी, और वो कहते थे कि मैं जब तक प्रधानमंत्री काल के अंदर जम्मू के लिए कुछ करके जाऊंगा। और जम्मू के साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है, वो कहते हैं बैकलॉग कवर करना है हमने। इस तरह की बात मेरी मोदी से कभी हुई नहीं है। हालांकि मोदी जी भी डोगरी बोलते हैं अपने भाषण में, वाजपेयी जी भी बोलते थे, और वाजपेयी जी को डोगरी लाइनें मैं ही समझाता था। अच्छा। उनको मेरे लिए पता था कि इसको डोगरी अच्छी आती है। अब जैसे मैं बताऊँ, वो हमारे साथ ये थे, गाँव है मेला हीरानगर में, जो गिरधरलाल डोगरा जी का गाँव है। तो किसी पब्लिक मीटिंग में गए तो मुझे रास्ते, अच्छा कैसा जाना है, मतलब गरीब पार्टी थी, हालात ऐसे थे कि वो गली जो थी वो पत्थरों वाली गली थी, पक्की रोड नहीं थी। तो पहले जीप में बिठाया गया उनको, जीप में जंप लगने लगे पत्थरों के ऊपर से, नीचे उतर गए तो नीचे सांप देखा, ठंडी का इलाका, खतरनाक सांप है वहाँ के। तो ऐसे चलते उतरते गए तो मुझे कहने लगे इस गांव का नाम क्या है जहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मेला। तो डोगरी में क्या कहेंगे, यहाँ पहुँचना मैं इतने पूछना। अब उन दिमाग में सोचते रहे, वहाँ जैसे पहुँचे तो उन्हें स्पीच की, ग्रां का नाम मेला, इतने पुजना बड़ा चमेला। अच्छा, कविता के अंदाज में। हाँ। फिर उसके बाद रीसेटलमेंट बिल आया था यहाँ पे जम्मू में, तो उसमें यह था कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि जो लोग पाकिस्तान चले गए उनको वापस यहाँ सेटल करना है। तो उसमें डोगरी कहावत है, अपनियां फिर न कुआरियां बगानियां तरमतियां। अच्छा। मैंने कहीं बोल कर सुनाया था, कहते लिख के दिया, याद करते रहे पता नहीं कितना याद रहा। अब तो जिसको हम डोगरी में बोलते हैं, हिंदी वाले ध बोलते हैं उसको, उन्होंने ऐसे बोला, अपनियां फिर न कुआरियां बगानियां धर्म दियां। लोगों ने बड़ा पसंद किया। अच्छा। फिर माइग्रेंट कैंप में एक बार गए थे, तो मुझे उन्होंने पूछा कि भाई मैंने यहाँ हाल पूछना है, तो क्या पूछना? मैंने कहा इसको ये तो है शुभारे। अच्छा, कश्मीरी तो वो उन्हें वही बोला।
तो वाजपेयी जी से बड़ी रिश्ता थी। राजौरी, पुंछ, डोडा, जम्मू के गांव माड़ एरिया, वो चो आता है, उसको चो भी नहीं याद करी, सो चो क्यों बोलते हैं। तो बहुत घूमा है, तो मैंने उनको बड़ा नज़दीक से देखा है, पढ़ा है, और उनकी कविताओं का मैंने डोगरी में अनुवाद भी किया है। खुद भी लिखते हैं आप चंद्रमोहन जी? कविता काम लिखता हूँ, कहानी लिखता हूँ मैं। मेरे लिखे हुए 12 सीरियल टेलीकास्ट हुए हैं, जम्मू से, नेशनल हुक से और कशिश चैनल से। कुछ खास मन में होता है या समाज पर? नहीं, समाज पे ही लिखते हैं। जैसे आजकल स्टोरी है, वो लव स्टोरी बनाते हैं, मेरी वैसा नहीं होती है, डिफरेंट होती है। चमनलाल गुप्ता जी के भी आप बहुत क्लोज रहे हैं, उनके साथ लंबे समय तक। जम्मू कश्मीर में आज की परिस्थिति में बीजेपी के लिए चमनलाल गुप्ता जी जैसे नेता की कमी कितनी खलती है? बहुत ज़्यादा खलती है। जैसे अभी ये आंदोलन शुरू हुआ, संघर्ष समिति एमपीपीएस सीटों वाला जी, उन दिनों जब चमनलाल जी बड़े सक्रिय थे, तो टीचर एसोसिएशन और हमारे लो पेड एम्प्लॉइज, लेबर क्लास, जितने भी आंदोलन होते हर के पीछे चमनलाल जी खड़े हो जाते थे और सरकार से बात मनवा के आते थे, जबकि हमारे 3-4 एमएलए होते थे। तो उनके व्यक्तित्व का दबाव इतना होता था कि सरकार बात मानती थी। जब डोडा में बड़ी किलिंग स्टार्ट हुई, संतोष ठाकुर जी की किलिंग हुई, सतीश भंडारी जी की किलिंग हुई, उसके बाद चमनलाल जी ने एकदम दिल्ली हाईकमांड से बात की, पार्टी को रियलाइज़ कराया कि ये तो डोडा से कश्मीर में तो माइग्रेट होगी, डोडा से माइग्रेशन हो गई तो बिल्कुल ये इलाका सारा मिलिटेंटों के हवाले हो जाएगा। तो बीजेपी ने इनके कहने पर एक बहुत बड़ा डोडा आंदोलन शुरू किया। मैं भी बड़ा सक्रिय था उसमें। पूरे देश के नेता, अटल जी, अडवाणी जी, राजमाता सिंधिया, सब ने आके जम्मू में सत्याग्रह किया, सुषमा स्वराज जी आई, सब आए। उससे क्या हुआ कि हम जो डिमांड कर रहे थे कि डोडा को आर्मी के हवाले करो या छावनी बनाओ, 6 छावनियाँ बनी, ठीक है, और बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ। उसके बाद मिलिटेंसी जो है रिवर्ट हुई। हालांकि डोडा के लोगों की अपनी बहादुरी बड़ी थी, वहाँ भी संघ का पुराना काम था और लोगों ने खुद भी बड़ा मुकाबला किया, लेकिन कुल मिला के डोडा मिलिटेंसी के ग्रिप में आने से बच गया। छुटपुट घटनाएं हो रही हैं अभी भी। उन दिनों तो बसों से उतार के मार दिया जाता था, ऐसी घटनाएं होती थी, उसमें काफ़ी रोक लगी है। और अब डोडा में देखिए बीजेपी ने सीटें जीती वहाँ पे, तो बीजेपी का भी बड़ा और राष्ट्रवादी लोग खुल के सामने। चमनलाल गुप्ता जी का जम्मू के लिए कितना योगदान मानते हैं आप? चाहे वो डोगरी को 8वें शेड्यूल में लाना हो, चाहे वो डोगरों के लिए कोई और काम करना हो, चाहे बॉर्डर इलाकों के लिए, पहाड़ी इलाकों के लिए हो। देखिए, डोगरी को 8 शेड्यूल लाने की बात मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। जिस दिन वाजपेयी जी ने वायदा किया था कि डोगरी को 8 शेड्यूल में लाएंगे, उसमें पार्टी का भी जोर था और कुछ डोगरी लेखकों का ग्रुप था, साहित्यकारों का ग्रुप था, वो भी बड़ा दबाव डाल रहे थे। ये जब डोगरी 8 शेड्यूल में आई तो उन दिनों जिस दिन पार्लियामेंट के सेशन में 3 भाषाओं का नाम आना था जिनको 8 शेड्यूल में लाना था, तो मैं दिल्ली में ही था, चमनलाल जी के घर में ही था। मैं शाम को जो एजेंडा आया पार्लियामेंट का, उसमें 2 ही भाषाएं थी, कोंकणी और नेपाली, डोगरी का नाम नहीं था। कौन क्या शरारत करके कोई पता नहीं। चमनलाल जी बड़े निराश हो गए, हम भी बड़े निराश हो गए। तो मैंने कहा क्या करना है? कहते अब तो ये रह गया, क्या किया जाए। एकदम मैं और मेरे मित्र एक और थे साथ, राजीव चुनी जी, हमने बड़ा एकदम उनको उकसाया बड़ा हमने, और मेरी बात सुनी भी लेते थे वो। मैंने चलो अटल जी के घर चलते हैं। कहते अब क्या हो सकता है, चलो चले अटल जी के घर, जैसे तो चले गए। अटल जी बात वो भी परेशान थे, कहते मैं तो ये क्यों नहीं आया डोगरी में, चमनलाल जी डोगरी क्यों नहीं आई एजेंडा में। इन्होंने कहा जी हम सब लोगों से कमिटमेंट की, सब लोग यहाँ ठहरे हुए हैं दिल्ली में। जो राइटर ग्रुप था, गुलचैन सिंह जी भी थे और भी लोग थे, कश्मीर सिंह जी थे, दिल्ली ठहरे हुए हैं, तो कल नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। तो उन्होंने एकदम 2-3 फ़ोन किए, मुझे समझ नहीं कहाँ किए फ़ोन उन्होंने, लेकिन फिर कहा कि अडवाणी जी को मिलो। वहाँ से अडवाणी जी के घर चले गए। तब हमारे साथ सुषमा जी भी चली, उनको घर से फ़ोन करके बुला लिया, और अहमद लाल खोनान जी थे स्वर्गीय, वो भी थे हमारे साथ। अडवाणी जी भी परेशान हो गए। अडवाणी जी ने कहा कि आप लोगों ने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है 8 शेड्यूल में डोगरी लाने को, कहाँ लिखा है? कहता आपने सलाह नहीं की, लिख दिया। मैं जो भी आप करना तो है। फिर मुझे ध्यान में आया कहाँ फ़ोन है। फिर मैं चमनलाल जी दोनों पार्लियामेंट में चले गए, मुझे तो बाहर बिठाया। ठीक, चमनलाल जी अंदर गए, आधे घंटे वापस आए, कहते एजेंडा दोबारा निकल रहा है। रातों रात एजेंडा निकला, डोगरी उसमें शामिल की गई और दूसरे डोगरी 8 शेड्यूल में आ गई। तो इसका मतलब मैं समझता हूँ आखिरी जो फुटबॉल गोल में डालने का किक होती है वो चमनलाल जी ने लगाई थी, और वो 8 शेड्यूल में आ गई। तो आज चमनलाल जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि हम कहते हैं डोगरी जो आपने आज एक वाक्य बताया, जो मतलब एक रियलिटी, क्योंकि आप उसके खुद विटनेस हैं, आप वहीं थे, तो कहीं ना कहीं मतलब वो जो नेता थे, जो दर्द
महसूस करते थे जम्मू का, आज कमी खलती है। हाँ ना, वो रात को उठ के चले गए, फिर जैसे है ना डोगरी खज्जल हुए एक जगह दूसरी जगह पार्लियामेंट जाके के अंदर उनको क्या क्या कहना पड़ा, क्या, क्योंकि एक बार एजेंडा निकला दोबारा एजेंडा निकालना कोई आसान बहुत थोड़ी मुश्किल था। होता है सरकारों को। तो वो हो गया, और उसके बाद मतलब मन में दर्द था। और जम्मू के लिए, डोडा के लिए चमन लाल जी ने बड़ा काम किया हुआ है। जम्मू में जो भी चाहे स्टूडेंट्स की हड़ताल होती, कोई भी होती थी, उसके लिए चमन लाल जी खड़े हो जाते थे। और मतलब उनको डोगरी के लिए, जम्मू के लिए बड़ा प्यार था। ये तो खास घटना थी उसकी। फिर मैं बता दूं आपको कि मैं 1 साल पहले से मैंने मन में बनाया था कि मैं अटल जी की कविताओं का डोगरी में अनुवाद करूंगा जी। कर रहा था मैं। फिर ये 22 तारीख को पास हुआ बिल। 25 तारीख को उनका जन्मदिन था, अटल जी का। तो मैं चाहता 25 तारीख को उनको प्रेजेंट करूंगा, लेकिन डोगरी टाइप करना लिखना बड़ा कठिन काम था। वहाँ जेके हाउस जो है चाणक्यपुरी में, उसके बाहर एक टाइपिस्ट बैठता है जो हिंदी में टाइप करता है। अब आप अनुमान लगा सकेंगे, आप भी जर्नलिस्ट हैं जी, कि हिंदी वाले से डोगरी में टाइप करना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। वो उससे बैठ के समझ लो कि पूरी रात ही लगी। सवेरे टाइप कराया, फिर वायरल 4 वॉल्यूम बाइंडिंग कराए, वायरल बाइंडिंग। फिर हम जाके, जिनका जन्मदिन था, तो चमन लाल जी के पीछे दूसरी गाड़ी, उन्हीं की गाड़ी थी, उसमें बैठ के हम जा रहे थे, लेकिन चमन जी की गाड़ी अंदर चली गई, हमारी गाड़ी को रोक लिया गया, वहाँ अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं चमन अटल जी के हाथ में ये वॉल्यूम रखूँ डोगरी के। खुशकिस्मती ये हुई कि मदन लाल खुराना जी हमारे सामने गए, वो गवर्नर बन गए थे। ठीक। तो मैंने उनको जोर से आवाज़ दी कि खुराना जी बहुत बधाई। उन्हें हाथ लाया तो मैंने सिपाही को कहा, वो कह रहे हैं आ जाओ, उसने मैं छोड़ दिया। तो चले गए अंदर। तो अटल जी के तो वहाँ हाथ में कविता रखी, किताब रखी। किताब का नाम मैंने रखा था जम्मू दी पुकार। अटल जी की कविता थी जम्मू की पुकार, आपने रखी जम्मू दी पुकार। हाँ, डोगरी में वो लिख लिया, हेडिंग उसको बनाया। तो ये जम्मू, हाँ ये मेरी कविता में, पढ़ के सुनाओ। अब ताज़े लिखी, तो वो शब्द याद थे डोगरी के, मैं सुनाई उनको, 1-2 कविता सुनाई, पर इतना रश था बधाई देने वालों का, ज़्यादा बात हो नहीं पाई। उन्हें ऐसे मत्था टेका, उस किताब को साइड पर रख लिया। बस मेरे मन में इतनी शांति हो गई कि मैंने उनकी कविता का डोगरी, वो पहली भारतीय भाषा थी जिसमें अनुवाद हुआ उनका। अगर आज की हम बात करें जम्मू की, एक लंबी लड़ाई जनसंघ ने, उसके बाद बीजेपी ने लड़ी कि जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार कश्मीर के हुक्मरानों द्वारा। आपने भी कई बार इस पे प्रदर्शन किए, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कई बार लड़ाई लड़ी। फिर 2019 आया जब धारा 370 और 35 से हटा, जम्मू कश्मीर यूटी बन गया, और हमें एक बात लगी कि शायद अब वो सौतेला व्यवहार हट जाए। आज हम 2025 में देख रहे हैं कि संतोष ट्रॉफी एक फुटबॉल टीम बनती है, सभी खिलाड़ी कश्मीर से चयनित हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि MBBS सीटों में एक धर्म के, एक रीजन के 3 बच्चे आ रहे हैं सिर्फ। कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार तो आज भी चल रहा है, आपको महसूस होता है? जी बिल्कुल चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एंटी डोगरा, एंटी हिंदू एटीट्यूड तो रहा ही है, और बदकिस्मती से वो सरकार में आ गए। तो वो तो अपनी जो पुरानी परंपरा है उनकी, जम्मू विरोध, हिंदू विरोध, वो चल रहा है उनके अंदर। ये जो आपने बताया फुटबॉल का, अभी कल लिस्ट निकली है 25 लेक्चरर्स जी, 3 या 4 जम्मू के हैं, और हमारे जम्मू के लेक्चरर जो हैं 4-4 साल से दूर दराज कॉलेजों में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, उनकी ट्रांसफर नहीं होती। 1-2 तो मैं जानता हूँ जो ऐसे कॉलेज में लगे हैं जहाँ उनका सब्जेक्ट भी नहीं है, और बेकार वहाँ बैठे हुए हैं। तो उससे पहले हायर सेकेंडरी जो स्कूल एजुकेशन थी उसकी ट्रांसफर हुई थी, उसमें भी जम्मू वालों के साथ भेदभाव हुआ। तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा। मेरी बदकिस्मती हमारी यह पार्टी की कि हमें ये लगता है कि हम रूलिंग पार्टी में हैं सेंटर की, तो बहुत जिम्मेवारी से बात करनी है। पहले तो लड़ जाते थे, और अब हम अपोजिशन भी नहीं है, तो हमको अपोजिशन करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से पार्टी हाईकमांड को, दिल्ली वालों को भी, इनको भी, जम्मू वालों को कहूँगा कि खुल के अपोजिशन करें। बिल्कुल, जम्मू के हित के लिए मिला है। जम्मू के लोगों की हमसे बड़ी उम्मीद है। 29 के 29 विधायक यहाँ से चुने गए हैं। 29 के 29 विधायक यहाँ से हैं, दोनों सांसद यहाँ से हैं। हाँ। 2 राज्यसभा सांसद हैं। इतना बड़ा आपको लोगों ने यहाँ से, हमारे इतने MLA हैं और लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। उसके बाद जम्मू के लोगों को संघर्ष समिति बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है कि अगर संघर्ष ही करना है तो पार्टी के विधायक करते जी, जनता क्यों संघर्ष करे? और एक संघर्ष आप कर लो ना, तो 2 साल कम से कम उनको रुकावट लग जाएगी भेदभाव करने की। और उजागर कीजिए, आज मतलब लोग हमारे साथ चलने को तैयार हैं, और मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर चर्निंग हो रही है। इस बार विचार हो रहा है कि पार्टी स्ट्रगल करे, और जम्मू के साथ कदम कदम दुर्व्यवहार हो रहा है।
और मैं समझता हूँ कि जैसे लेह को यूटी बना दिया उन्होंने, अगर सेंटर को लगता है ज़रूरी तो जो एरिया बीमार है उसको तो आप इंटेंसिव केयर में डालिए, जो ठीक है उनको क्यों इंटेंसिव केयर। हम जम्मू वाले तो ठीक है, देश का चल रहे, हमको कश्मीर के साथ क्यों जोड़ के रखा हुआ है? कोई मैकेनिज्म ढूंढना चाहिए हमको। आप क्या हल देखते हैं इस सारी समस्याओं का? मुझे ये लगता है कि जम्मू, सशक्त जम्मू, शक्तिशाली जम्मू जो है वो कश्मीर को भी राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र से बचा सकेगा। अगर जम्मू ही कमज़ोर हो गया, जम्मू के साथ से कैसे सशक्त होगा जम्मू? मैं तो खुल के कहूँगा, मेरे पार्टी का स्टैंड नहीं है, मेरा पर्सनल व्यू है कि जम्मू को स्टेट बनाना चाहिए और कश्मीर को यूटी रखें, जैसा मर्जी रखें। मगर आप एक एज ए बीजेपी के सीनियर लीडर होते हुए ये कह रहे हैं? एज ए चंद्रमोहन शर्मा कह रहा हूँ जी, पार्टी की बात तब करूँगा जब पार्टी फैसला करेगी, और पार्टी के अंदर ये विचार होना चाहिए। आपको लगता है यही हल है? मुझे लगता है ये अच्छा हल है। ताकतवर जम्मू कश्मीर को भी बचा सकता है देश विरोधी ताकतों से, और पंजाब में भी रुकावट डाल सकता है जो वहाँ भी साजिशें होती हैं। तो इस दोनों के बीच एक ताकतवर जम्मू जो है, राष्ट्रवादी सोच का जम्मू, सशक्त जम्मू बचा। ये कई लोग लगता है कि जम्मू बाहर आ जाएगा तो कश्मीर चली है, ये नहीं हो सकता। कश्मीर आज भी हमारी फोर्सेस की वजह से बची हुई है, हालांकि उस फोर्स में मेन रोल जम्मू के लोगों का होता है, डोगरों का होता है। फिर भी अगर कश्मीर हमारे साथ है तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से है। इसलिए जम्मू को क्यों कमज़ोर कर रहे हो? जम्मू को धीरे धीरे हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब इस बिजनेस यहाँ है नहीं, नौकरी हमारे भी ये ज्यादा हो रही है, तो हमारी अगली पीढ़ी किसका इंतजार करेगी? स्टेटहुड वापस आनी चाहिए आपको लगता है? बिल्कुल। इस परिस्थिति में जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की जरूरत नहीं है। ये फिर रिसेटलमेंट बिल वाली सोच वाले लोग बैठे हुए हैं, यही एनसी जीती हुई है। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलने में सबसे ज़्यादा रुकावट जो है पीडीपी है और एनसी है। तो इनकी जो क्रियाकलाप है उसके देखते किसी ने स्टेटहुड नहीं देनी। हाँ, जम्मू को स्टेट दे दें, ये बलराज मधोज जी का विचार भी था। कल हमारे MLA रंधावा जी ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो ये विचार होना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर को शांत रखना है तो जम्मू को ताकतवर कीजिए, उसका यही तरीका है कि यहाँ अपने लोगों का हवाला कीजिए। आप डोगरों की भी बात करते हैं चंद्रमोहन जी, शुरू से आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है, चाहे बीजेपी के आप जितने लॉयल हैं उतने ही अपनी डोगरा कम्युनिटी के भी। आप तवी को लेकर भी 12-13 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आपको लगता है कि जम्मू पहले से स्ट्रांग हुआ है, या आप मानते हैं अभी भी जम्मू को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है? जम्मू फोकस में आया है, जम्मू पर ध्यान दिया जा रहा है, और बीजेपी के जीतने से जब 29 सीटें हमारी आई हैं तो जम्मू मैटर कर रहा है। लेकिन जम्मू के साथ जो पीछे ज्यादती हुई, जो अभी ज्यादतियाँ हो रही हैं, उसके लिए और भी कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कि ये राष्ट्रवादी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, इनको किसी प्रकार से निशाना बनाया नहीं जाना चाहिए। मिलकर सम्मान होना चाहिए इनका, इन्होंने जाने दी है। अभी भी मिलकर ऐसे लड़ते हैं, ज़्यादातर जम्मू के लड़के ही हमारे पुलिस में या सिक्योरिटी फोर्स में RR में जाके लड़ते हैं। तो हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कोई उसकी कीमत तो नहीं हो सकती कुर्बानियों की, लेकिन रिकग्निशन तो होनी चाहिए हम क्या चाहते हैं। तो पहले हम आंदोलन करने पड़ते थे, कि हमें आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी अब ये आपने तवी की बात की, तो तवी जो है वो हमारी लाइफ लाइन है, हमारी पहचान है। जम्मू शहर का नाम तवी से जुड़ता है, तवी से जुड़ता है। हम नहीं लिखते, केंद्र सरकार लिखती है जम्मू तवी। तो हमारा पहचान जम्मू तवी है। लेकिन तवी जो है वो बिल्कुल निगलेक्टेड है। सब लोग तवी पुल से क्रॉस करके जाते हैं और तवी को तभी देखते हैं जब कहीं ना कहीं संस्कार में जाना पड़ता है। और तभी पिछले दिनों इतनी गंदी हो गई थी कि इसका अगर 200 ग्राम पानी पियो तो आदमी मर सकता है, इतनी पोल्यूशन है, इतना गंद शहर का पड़ता है। अब थोड़ा सा कुछ नाले डाइवर्ट हुए हैं, कुछ और होने हैं, कुछ पानी साफ लगने लगा है। और ये जो हमारी झील बनी है, हालांकि झील की लोकेशन के बारे में हमारी व्यू डिफरेंट है, पर बन गया है तो अच्छी बात है। और अच्छी बनी, इस फ्लड में रिवर फ्रंट जो है वो बच गया, वह नहीं, हालांकि बड़ा नुकसान हुआ है। तो केंद्र से पैसा आता है, तो मैं चाहूँगा कि जो नुकसान हुआ, जहाँ पर हम तभी आरती करते, वो घाट ही बह गया है, उसको रिस्टोर करना बड़ा ज़रूरी है। श्यामलाल जी जब मंत्री थे जी, उन्होंने वो घाट बना के हमको दिया था, तो वहाँ हम आरती करते थे, बाकी लोग भी आते थे। तो बनना चाहिए। और जो फंड आया या आने वाला, आज पेपर में लिखा था शायद फंड आ रहा है, तो ये तवी के किनारे स्टोर करना चाहिए। लेकिन अभी तक तवी का फोकस जो है वो जम्मू शहर के अंदर है। तभी 141 किलोमीटर की लंबी इसकी यात्रा है, और अगर हम पैदल चलें तभी किनारे किनारे तो 2-3 जगह ऐसी आएंगी जहाँ झील बन सकती है, टूरिज्म के एंगल से अट्रैक्शन है। और तभी जो है बाबा भैड़ ने यहाँ लाई थी, भद्रवाह से शुरू होती है, कितने डिस्ट्रिक्ट होकर आती है। तो तभी को टूरिज्म के पोटेंशियल से डेवलप किया जाए तो टूरिज्म भी हो सकता है, लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। और तभी के किनारे कोई समझ लो कि
50 हमारे ऐसे हिस्टोरिकल मंदिर हैं, तो वो टूरिज्म के एंगल से भी उनको प्रमोट किया जा सकता है। तो हमारा तवी के ऊपर फोकस यही है। और फॉर मेरे लिए तवी जो है वो खाली नदी नहीं है, हमारे डोगरा कल्चर का, हमारी संस्कृति का, हमारे इथियोस का प्रवाह है। प्रवाह है। सारी शिंजें, सारे मेले इसके किनारे लगते थे, वही तो हमारा कल्चर था। तो उसको रिस्टोर करने के लिए हम लगे हुए हैं। तभी नदी फिर से बहना शुरू हो जाएगी अच्छी जगह, वो अलग बात है। तभी हमारे समाज का, हमारी परंपरा हिस्सा बन जाए और फोकस बन जाए, सेंटर हमारी लाइफलाइन बन जाए, ये मेरा। चंद्रमोहन जी, आखिरी सवाल है बीजेपी से आपको जोड़कर फिर वही पूछूंगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं एक मिशनरी हूं बीजेपी का और मैं पार्टी से कुछ नहीं मांगूंगा, जहां हूं संतुष्ट हूं। मैंने पार्टी के लिए जो किया वो मेरी तरफ से एक मतलब वो मेरा पार्टी के लिए ऑनेस्टी चढ़ावा है। पार्टी ने उसके बदले अभी तक कभी मन में लगता है कि कुछ एक चीज देनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं मिली। क्या अभी पॉलिटिक्स से रिटायर होने का सोचा है, सोचते हैं कि शायद पार्टी कुछ दे एक चीज? नहीं, रिटायर होने का तो नहीं सोचा है जी, रिटायर होने का तो नहीं सोचा है। पार्टी में नेता पर निर्भर करता है, कभी कुछ नेता अलग सोच के आ जाते हैं, अच्छी सोच के आ जाते हैं। तो कोई मतलब मेरे अपने एंगल से नहीं बात कर रहा, लेकिन पार्टी की अच्छी टीम बने, अच्छे लोग सामने आए, लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर उतरने वाले आ जाए, कभी भगवान चाहेगा तो अच्छा भी हो जाएगा। बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। वाजपेयी जी से लेकर अडवाणी जी तक और नड्डा जी से लेकर मोदी जी तक हर एक नेता को बहुत नजदीकी से जानने वाले जम्मू कश्मीर के एक बड़े बीजेपी के नेता चंद्रमोहन शर्मा जी आज भी ये मानते हैं कि वो पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, मिशनरी हैं, उनकी रगों में बीजेपी खून की तरह दौड़ती है, मगर ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट नहीं लूंगा और पार्टी अगर चाहे तो इस इंस्टीट्यूट का पूरा लाभ ले सकती है। अब ये पार्टी को सोचना है कि ऐसे लोग जो सिर्फ नेता नहीं, कार्यकर्ता नहीं, अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, इनका किस तरह से लाभ लेना है ताकि पार्टी भी आगे बढ़े और जम्मू के लिए जो पार्टी हमेशा से एक सपना देखती थी वो सपना आगे होकर जम्मू भी आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद।